अस्सलाम वालेकुम बेटा। टेस्ट 3 जो ऑनलाइन दिया आप लोगों का 40 मार्क का 1 आवर का ड्यूरेशन था। तो इसमें क्वेश्चंस ये थे, डिस्कशन है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें आप नोट करें कि 10 ग्राम मैग्नीशियम रिबन यूज कर रहा है। रिबन को हमने मार्क कर दिया एंड 10 ग्राम को मार्क कर दिया। दूसरे वाले में 5 ग्राम यूज कर रहा है एंड पाउडर यूज कर रहा है। और ये जो HCl है इसकी दोनों में एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl है दोनों में, ये तो चीज कॉमन होगी, इसको लीव इट। नाउ द अमाउंट ऑफ रिएक्शन 1 विल बी ग्रेटर। अमाउंट एक ही ज्यादा होगी, इसकी अमाउंट कम होगी, हाफ होगी। इसमें रिबन था, इसमें आपके पास अगर इसको मार्क करें तो अमाउंट जो है वो इसकी ज्यादा होगी और अमाउंट रिएक्शन 2 की कम होगी। इसमें रेट जो है वो स्लो होगा, जबकि पाउडर में रेट जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो हमें ये देखना था। तो 2 की अमाउंट कम और रेट ज्यादा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वैसे भी हमें अंदाजा हो गया था, अगर हम खुद भी बनाने की कोशिश करें तो रिएक्शन 1 जो है वो जहां पे भी जाएगा, अगर ये 1 था, 2 जो इसकी अमाउंट जो है हाफ होगी और उसका रेट इससे ज्यादा होगा। तो ऐसा ग्राफ होना चाहिए था। तो इसका डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो एक्स है इसमें ये इंथैल्पी एनर्जी फ्रॉम केमिकल से क्वेश्चन है। ये इसमें कह रहा है कि व्हाट व्हाट विच चेंज अकर व्हेन एक्स इज एडेड। एक्स एक्चुअली क्या होता है आपको पता है कि दिस इज कैटलाइज्ड रिएक्शन एंड द अदर वाज अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। सो एक्चुअली इट इज अ कैटलिस्ट, एक्स इज अ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको इंक्रीज कर देता है। इस केस में आपको बताया था कि अगर प्रोडक्ट आपके ऊपर हो, रिएक्शन नीचे हो, ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। तो एंडो पे आप चले जाएं, एंडोथर्मिक, एंड साइन इसकी पॉजिटिव होती है। आपको बताई थी कि अगर एनर्जी जो है किसी सिस्टम के अंदर जाएगी, एंटर होगी, तो हम कहेंगे पॉजिटिव साइन, और इसी इंटर से हम इसको एंडो कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी की अगर बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन में आता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड, ये एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन है। रिक्वायर्ड का मतलब है नीडेड, मतलब एंडो पॉजिटिव हो जाएगा हमेशा। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है वैसे। इसमें कह रहा है कि इस एनर्जी प्रोफाइल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। नंबर 1, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज H3 - H1। मतलब वो कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक H1 तक, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। ट्रू, पहली बात सही हो गई और बाकी दोनों बातें गलत हैं। अगर देखना है तो देख लेते हैं इसको कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज H3 - H2। तो ये इस डिफरेंस की बात कर रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, रिएक्टेंट से टॉप तक होता है। डेल्टा H जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है, मतलब दिस शुड बी दिस वन, डेल्टा H2 एंड H1 होना चाहिए। ठीक है, और फाइनल माइनस इनिशियल होता है हमेशा, तो एक्चुअली इट शुड बी H2 - H1, ये होना चाहिए था। दिस इज रॉन्ग, नहीं ये सही है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें कह रहा है कि एक्सो, एक्सो में आप लोग आ जाएंगे तो एंडो वाले दोनों काट देंगे, ये दोनों एक्सो हैं। फिर उसने बोला फास्टेस्ट, तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, तो दिस इज अ फास्टर एंड दिस इज स्लो। इसमें आपको ऊपर जाना है, तो दिस इज स्लो एंड दिस फास्ट, बोथ आर एक्सो। तो हमारे पास फास्ट बोला था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद ये है बॉन्डिंग से क्वेश्चन है। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सारे के सारे आयनिक हैं। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को याद करें आप लोग, तो नंबर 1 हमेशा सॉलिड होते हैं, नंबर 2 इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, एंड नंबर 3 ये कंडक्ट करते हैं, सॉलिड में नहीं करते, जबकि एक्वस फॉर्म में एंड मोल्टन में कंडक्ट करते हैं। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आपको बताया था, इसको हमने एनहांस किया था, आपसे बहुत सारे मेल्टिंग पॉइंट सेट करवाए थे। तो हमने कहा था कि जितना ज्यादा चार्जेस होंगे आइंस पे, चार्जेस जितने ज्यादा होंगे उतनी ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी ज्यादा होंगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ज्यादा होंगी तो इसके लिए टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए होगा इसको मेल्ट करने के लिए। तो हमें चेक करना है चार्जेस से, उसे पता चल जाएगा आपको
तो पहले वाले जो चार्जेस आ रहे हैं इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो दैट आंसर इज 6, इसमें आंसर आ रहा है आपके पास 4, इसमें आंसर आ रहा है 1, इसमें आंसर आ रहा है 6। तो आपके पास लोएस्ट पूछा था, तो लोएस्ट इसमें आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें वीकेस्ट होगी। और वो जो सेम आगे आपके किसी के बच्चे के जहन में आ रहा हो कि ए और डी में क्या है, तो वो फिर आपको कभी क्लास में बात कर लेंगे, इस पे बता दूंगा आपको। उसमें साइज भी देखना पड़ता है, साइज छोटा होगा तो फिर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा उसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, बॉन्डिंग से ही है ये कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड जब मेल्ट होता है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, आपको पता है, अगेन आयनिक कंपाउंड से। तो इसमें जो है मेल्टिंग के दौरान क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, गलत, कोवेलेंट बॉन्ड तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड, गलत हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और अट्रैक्शन बिटवीन आयंस आर ओवरकम, दिस इज आंसर। तो आपके पास जो आयंस होते हैं अरेंज हुए होते हैं लैटिस में, इनके दरमियान फोर्स जो होती है, इस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ा जाता है जब आप मेल्ट करते हैं, बॉइल करते हैं, ये फोर्सेस टूट जाती हैं सी कारण से। मॉलिक्यूल का वर्ड इज यहाँ पे गलत होगा, मॉलिक्यूल का टर्म जो है वो यूज होता है उसके लिए, कोवलेंट के लिए, ठीक है। ये भी बॉन्डिंग से क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है कि डज नॉट कंडक्ट अंडर एनी कंडीशन। तो लेड तो मेटल ये कंडक्ट करेगा, ठीक है, ये कंडक्ट नहीं करेंगे। तो इस बेस के ऊपर हमारे पास बी सी डी आंसर बन रहा है। कंडक्ट ओनली इन एक्वा सोल्यूशन, या तो ये कोई आयनिक कंपाउंड होगा या फिर ये एसिड होगा एक्वा सोल्यूशन में। तो एसिड 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 एंड आयनिक कंपाउंड सब सेट हो रहे हैं इसमें। इसने कहा कि व्हेन कंडक्ट्स सॉलिड एंड मोल्टन, तो ये कोई मेटल है कंफर्म जो सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट करती है। तो आपके पास आंसर बन चुका है। एंड मोल्टन एंड एक्वस दोनों में करें तो ये आयनिक कंपाउंड होना चाहिए, तो आयनिक कंपाउंड ये आ रहा है आपके पास, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो इसने कहा था डज नॉट कंडक्ट, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये कंडक्ट कर जाएगा, तो उसमें हमें काटना था वैसे। मीथेन का मॉलिक्यूल, जब आप छोटे थे तो उस वक्त तो अलग मामला था, अब बड़े हो गए आप लोग। मीथेन का मॉलिक्यूल सब समझते होंगे, CH4 होता है। इसमें आपको बॉन्डिंग बताई थी, बॉन्डिंग के लिए आपको करना क्या होता है, इसका डिस्प्ले फार्मूला बनाना है डॉट एंड क्रॉस, तो आपको असल में ढूंढने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन ग्रुप 4 का है तो वैलेंसी इसकी 4 होगी, और हाइड्रोजन ग्रुप 1 का है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। तो इसकी जब डिस्प्ले बनाते हैं तो जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है उसको सेंटर में कर देते हैं, और जिसकी वैलेंसी कम होती है उनको साइडों पे लगाते हैं, और फिर एक एक लाइन से इनको कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद आप वैलेंसी चेक करनी होती है कि पूरी हो रही है नहीं हो रही। जैसे इसकी हम बात करते हैं तो कार्बन के अराउंड 4 डंडियां होनी चाहिए, और है इसमें, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी है। हर हाइड्रोजन के अराउंड एक डंडी होनी चाहिए, तो ये भी इसकी सेट है वैलेंसी, तो इसका फार्मूला सही बन गया डिस्प्ले। अब हर डंडी जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये किसका होता है किसका होता है, इसका मतलब कि ईच स्टिक रिप्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, और 2 यहाँ हो गए। उसने कहा कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे थे, तो शेयर्ड निकले 8। इसी बेस पे मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ बॉन्डिंग में। ये जो भी हमने एग्जांपल दी है, एक और एग्जांपल देने जरा क्लियर हो जाएगा। वो आपसे कहता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड पे कितना है, तो हम इसकी वैलेंसी चेक करते हैं। इसकी ग्रुप 4 का वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 2 होती है। तो हमने कार्बन को सेंटर में रखा, जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है उसको सेंटर में कर दिया आपने, और जिनकी वैलेंसियां कम है उनको साइडों पे लगाया आपने, और एक एक लाइन से कनेक्ट कर दिया। 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए थी, इसमें वैलेंसी पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन कार्बन के अराउंड 2 डंडियां आ गई। तो अब आपको वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पर एक डंडी यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, तो इस तरीके से ऑक्सीजन के अराउंड भी 2 डंडियां आ जाएंगी जो आनी चाहिए थी, और कार्बन के अराउंड भी 4 डंडियां आ रही हैं जो आनी चाहिए थी। तो नाउ यू कैन सी कि हाउ मेनी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात कर रहे हैं तो जितनी डंडियां होंगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ईच स्टिक रिप्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हियर 4 into 2 मतलब 8 यहाँ पर भी होंगे 12। ये कह रहा है एक्स और वाई मिले और एक गैस बने जिसका फार्मूला ये होगा। तो गैस का मतलब तो हो गया कोवेलेंट, और कोवेलेंट कौन बनाते हैं, नॉन मेटल्स। तो कैल्शियम काटते हैं इसमें से, कैल्शियम तो आयनिक बनाएगा। कार्बन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन को लिख दिया हमने, कार्बन एंड ऑक्सीजन की बात की ये भी लिख दिया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात की तो ये भी लिख दिया हमने। इसकी वजह से 4, इसकी 1, तो फार्मूला बन जाएगा आपके पास CH4। इसकी वजह से 4, इसकी 2, तो फार्मूला बन जाएगा इनिशियली C2O4 एंड फाइनली सिंप्लीफाइड फॉर्म इज CO2। एंड इसकी अगर बात करें वेलेंसी 2 एंड वेलेंसी 1, तो इसका बन जाएगा फार्मूला H2O। तो हमारे पास ये फार्मूलाए बन रहे हैं। और इसमें से उसने कहा था कि X2O हो और गैस हो, ये लिक्विड होने की वजह से काटते हैं इसको। ये 2 गैसेस बन रही है हमारे पास, एक गैस ये है, एक गैस ये है।
तो इनमें से कौन सी सेट हो रही है? तो कार्बन एंड ऑक्सीजन। In which substance each carbon is covalently bonded to 3 other carbon atoms? तो ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है 4 डंडियां बनाता है। देखिए हर जगह पे कार्बन 4 ही बनाता है। डायमंड भी हर कार्बन जो है 4 कार्बन से अटैच होता है। फर्दर ग्रेफाइट में कार्बन जो है एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच हुआ होता है, उसका सबका एक एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, अगर याद आ रहा है तो इसलिए ग्रेफाइट जो है कंडक्ट भी कर सकता था इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन सबके पास बच जाता है। तो ग्रेफाइट इज आंसर, जहां पे 3 अदर एटम से ज्वाइंट होता है। वरना कार्बन की वजह से तकरीबन 4 ही होती है हर कंपाउंड में, आपको नजर आएगी। इनमें से जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल का मतलब कोवेलेंट, जाइंट भी हो। डायमंड तो जाइंट है, लेकिन आयोडीन जो है सिंपल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर I2 खत्म हो जाएगा, बस आई लिखा आपने खत्म। डायमंड जाइंट होता है, सैंड भी जाइंट होता है, ये आपको दोनों पढ़ाए थे। इस तरीके से यहाँ पर आयोडीन सिंपल है, मिथेन भी सिंपल है। मिथेन सिंपल है लेकिन ये जाइंट है, उसने कहा दोनों जाइंट हो तो बी विल द करेक्ट आंसर। ग्रेफाइट के यूजेस जो थे वो आपको बताए थे। एक तो इसको लुब्रिकेट के तौर पे यूज करते हैं, इसको पेंसिल लेड में भी यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोड के तौर पे भी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो इलेक्ट्रोड बस के तौर पे भी। तो इलेक्ट्रोड एंड लुब्रिकेंट, दिस इज आंसर। Which substance contain covalent bonds but also conduct electricity? तो जब भी ये क्वेश्चन आए कोवेलेंट बॉन्ड, तो ब्रास में तो मेटालिक बॉन्ड होगा क्योंकि ये एलॉय है, ठीक है। ग्रेफाइट में कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और कंडक्ट भी करता है, आंसर हो गया। आयोडीन में कोवेलेंट बॉन्डिंग तो है लेकिन कंडक्ट नहीं करता, कोवेलेंट है। स्टील जो है इसमें कार्बन और आयरन होता है, तो इसमें बॉन्डिंग जो है वो मिक्सचर होती है, तो मेटालिक बॉन्ड हो जाएगा। तो उसने कोवेलेंट बॉन्ड बोला था और कंडक्ट करे, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ग्रेफाइट। आई गेस के ये क्वेश्चन जो है हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया, रिपीट हो रहा है। इसका आंसर जो है सी था, ठीक है। आपके पास यहाँ पे मेरे पास शीट में दोबारा रिपीट हो गया। सोडियम मेटल की बात की, किसी भी मेटल की बात करें, कोई भी मेटल हो, तो उसमें होता है कि पॉजिटिव आयन्स होते हैं एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये आयनिक की स्ट्रक्चर है, ये डायमंड की स्ट्रक्चर है, ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है, और ये किसी भी मेटल की स्ट्रक्चर है, तो सी इसका आंसर था। मतलब मैग्नीशियम एटम, हाउ डज मैग्नीशियम एटम फॉर्म बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम? तो ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ मूव करेंगे। अब मैग्नीशियम जो है क्योंकि ग्रुप 2 का है, तो इसके ऊपर चार्ज +2 आता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है पूरे कंप्लीट ट्रांसफर करेगा, और ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इस पर चार्ज -2 आता है। तो बाय शेयरिंग काट दें, शेयरिंग काट दें और शेयरिंग काट दें, बाय गिविंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि मेटल नॉन मेटल में शेयरिंग नहीं होती, नॉन मेटल में शेयरिंग होती है कोवेलेंट में। मेटालिक स्ट्रक्चर, मेटल स्ट्रक्चर रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसमें? मेटल्स में। देखिए कंडक्शन जो है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। कंडक्शन जो है हमारे पास 2 तरीके के पार्टिकल्स करते हैं, एक हमारे पास करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और एक हमको हमारे पास करते हैं फ्री आयंस। फ्री आयंस कहाँ कहाँ होंगे आपके पास? ये होंगे आयनिक कंपाउंड, जब आपके पास ये मोल्टन होता है, या फिर आपके पास, सॉरी स्पेलिंग वो थी वो, तो कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कब? व्हेन दे आर मोल्टन, या फिर एक्वस हो उस वक्त। एंड इसके बाद दूसरा जो है फ्री आयंस होते हैं आपके पास एक्वस एसिड्स जो होते हैं, उनमें भी ये होते हैं आपके पास एसिड, जैसे HCl था, एग्जांपल दे रहे हैं। HCl को पानी में जैसे ऐड करेंगे तो आपके पास आयन बन जाते हैं, तो दे कैन कंडक्ट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पे होंगे आपके पास? सारी मेटल्स में, नंबर 1। नंबर 2 आपके पास ग्रेफाइट में होते हैं। नंबर 3 जो है आपके पास वो है एलॉय। एलॉय भी मिक्सचर ऑफ मेटल्स होती है, तो वहां पर तो कभी आपके पास आए कंडक्शन, तो अभी इसने कह रहा है कि मेटल्स की बात की है, तो मेटल्स और उसमें तो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
इसके बाद इसमें बॉन्डिंग से ही क्वेश्चन है ये वाला। द टेबल शो द स्ट्रक्चर ऑफ 4 एलिमेंट्स व्हिच पेयर कोवेलेंट सब्सटेंस। इनमें से कौन कोवेलेंट बना सकता है? कोवेलेंट बनाते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं 1 2 के अलावा? तो ये वाला जो है मेटल है। अच्छा, ये जो है ग्रुप 7 है नॉन मेटल, ये बना सकता है किसी के साथ, नॉन मेटल के साथ। ये ग्रुप 8 है, तो ग्रुप 8 जो है आपको पता है रिएक्शन ही नहीं करता, इनर्ट होता है, नोबल गैसेस। तो इसको तुम काट देते हैं, हम इसको भी काट देते हैं, ये दो तो नहीं होंगे। तो कॉम्बिनेशन हमारे पास हो जाएगा डब्ल्यू जेड का, या जेड जेड भी कर सकते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी नॉन मेटल है आपके पास, और ये भी नॉन मेटल है आपके पास, ये दोनों कर सकते हैं। तो असल में इसको गौर से देखें तो दिस इज 8 मतलब ऑक्सीजन है, जबकि इसको अगर गौर से देखें तो दिस इज क्लोरीन। तो ऐसा भी हो सकता है कि डब्ल्यू जेड एक कॉम्बिनेशन बन जाए, ये भी पॉसिबिलिटी थी। ऐसा भी हो सकता है डब्ल्यू डब्ल्यू कर जाए, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान आपको पता है कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, या फिर जेड जेड के दरमियान, सीएल एंड सीएल के दरमियान भी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। ये 3 कॉम्बिनेशन। तो 2 एटम्स ऑफ डब्ल्यू इज द आंसर। ठीक है। एक्स वाला तो बॉन्डिंग ही नहीं करेगा, एक्स को काट दें आप, और एटम ऑफ वाई मेटल था, ये नहीं कर सकता। इनमें से कौन आयनिक कंपाउंड? तो आयनिक कंपाउंड का मैंने बताया था आपको कि मेल्टिंग पॉइंट जो उनके हाई होते हैं, नंबर 1 सॉलिड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, और मैंने आपको ब्रैकेट में लिखवाया था नॉर्मली इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है ग्रेटर होता है 500 से। तो इस बेस के ऊपर आपका ये शॉर्टकट लग जाएगा और आप इसको डाउट करते हैं। एक्स बाय डायटोमिक एलिमेंट्स है, एक्स इज लेस ग्रेटर देन वाई। अब ये कॉम्बिनेशन पूछता है आपसे, तो दो तो आपको इसने उठा के दे दिए हेलोजन में से। पहले हेलोजन को चेक कर लेते हैं, हमने जाना पीरियड में, पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन ऊपर होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, और फिर आयोडीन होता है, और फिर एस्टाटीन होता है। और इनकी रिएक्टिविटी जो है नीचे की तरफ डिक्रीज करती है। तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है नीचे की तरफ, ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो पहला इसने जो ऑप्शन दिया है वो इसने दिया है आपको ब्रोमीन। इसने कहा है कि एक्स इज लेस रिएक्टिव तो देन आयोडीन। तो ब्रोमीन अगर लेस रिएक्टिव है तो आयोडीन इसके ऊपर होना चाहिए था, ऐसा तो है नहीं, तो ये तो कट गया। दूसरा जो ऑप्शन दिया उसने, उस बेस के ऊपर अगर हम इसको देखें कि आयोडीन जो है वो अगर लेस रिएक्टिव है तो ब्रोमीन इसके ऊपर होना चाहिए, तो आयोडीन लेस रिएक्टिव है, ब्रोमीन इसके ऊपर है। यस ट्रू, ये आंसर बन गया हमारे पास। और जान छुट्टी, अगर ये ना होता फिर हम ग्रुप 1 को भी कंपेयर करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी नीचे की तरफ इंक्रीज करती होती है। अच्छा, इसके बाद जो ये 2 पार्टिकल्स है एक्स एंड वाई, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है उसने। और आप अगर गौर से देखें तो इसका प्रोटॉन नंबर इतना है और इलेक्ट्रॉन नंबर इतना है, इसका मतलब इसने गेन किया है। इसका मतलब ये एक एनाइन है, इस पे चार्ज होगा -2। सिमिलरली अगर 17 इसका प्रोटॉन नंबर था और 18 है, इसका मतलब ये भी एक एनाइन है, इसके ऊपर चार्ज होगा -1। तो ये मेटल एटम्स हैं, तो ये बात तो गलत है, आप कंफ्यूजन लिख के देख सकते हैं। 2 6 हो जाएगा, नॉन मेटल है। एंड 2 8, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, प्रोटॉन नंबर से करना था। 2 6 एक नॉन मेटल है, एंड 2 8 7 ये भी नॉन मेटल है। तो मेटल तो गलत हो गया, बोथ आर नॉन मेटल एटम्स। एटम्स नहीं है ये अब, ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, तो बोथ आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज बताई है उसने, हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपको अगर याद आ रहा है तो ट्रांजिशन हो सकता है, एंड कलर कंपाउंड कंफर्म हो गया ट्रांजिशन मैटर से। तो आपको जाके अपने पीरियोडिक टेबल जो बना हुआ आपके पास उसमें जाके ढूंढना था, तो कोबाल्ट इज आंसर। ठीक है, बाकी इनमें से कोई भी ट्रांजिशन मेटल में नहीं पड़ा हुआ उस रीजन में, ग्रुप 2 और 3 के दरमियान। इनमें से कह रहा है 2 एलिमेंट्स विच आर मेटल। तो मेटल के आउटर में या तो ग्रुप 1 होगा या ग्रुप 2 होगा, मतलब आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 हो। तो इसके आउटर में अगर गौर से देखें तो 1 आ रहा है, तो एक तो ये मेटल हो गया। जबकि इसके आउटर में 5 आ रहे हैं, ये नहीं है। इसके आउटर में 2 आ रहे हैं, ये भी है। इसके आउटर में 5 आ रहे हैं, ये भी नहीं है। तो 2 एंड 3, सॉरी 1 एंड 3। इसके बाद ये आपको दिया इसने पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आया फार्मूला राइटिंग से। ये कह रहा है कि यूरेनियम की ऑक्साइड का फार्मूला ये है, उसके क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा। तो आप क्या करें कि एस लिखें यू,
और ऐसे लिखें O2। अगर आपको फॉर्मूला राइटिंग आती है, आपको पता है कि ये 2 कहाँ से आया होगा। ये 2 जो है यहाँ से आया होगा, इसका चार्ज 2 होगा। और फिर यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ से आया होगा। तो अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, फार्मूला राइटिंग जब कर रहे होते थे, मैं अगर दिखा दूँ आपको, कार्बन और हाइड्रोजन, इसकी वजह C4 इसकी 1, इसका फार्मूला बन जाता था CH4। कैसे? ये 4 यहाँ, ये 1 यहाँ। इस तरीके से वाटर का फार्मूला पहले C1 पहले C2, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा H2O। इस तरीके से। तो अगर आपको यहाँ पे नंबर नजर आ रहा है 2, तो इसका मतलब ये इसकी वैलेंसी होगी, और यहाँ पे नंबर 1 नजर आ रहा है तो इसकी होगी। अब यूरेनियम को तो आप इस तरीके से जानते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को जानते हैं क्या? ऑक्सीजन का चार्ज 1 होता है, वैलेंसी 1 होती है ऑक्सीजन की? नहीं, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो इसका मतलब उसने कॉम्प्रीहेंड करके लिखा है। आप इस ऑक्सीजन की जब तक वैलेंसी सेट नहीं करेंगे, इस वाले की, तो आपकी जो एक्चुअल वैलेंसी यूरेनियम की आप फाइंड नहीं कर सकते। इसको अगर आपने 2 करने से मतलब कॉम्प्रीहेंड किया, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरीके से ऑक्सीजन की वैलेंसी अपनी अब जगह पे आ जाएगी। तो फिर इस तरीके से इसकी वैलेंसी भी फिर अपनी जगह पे आ जाएगी। असल में ये ऐसे था कि U एंड O, इसकी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी जो है 4 थी। तो इनिशियली इसका फार्मूला बन जाएगा U2O4, एंड फाइनली इसको कॉम्प्रीहेंड करके बना होगा UO2। तो ये भी आपको सिखाया था। ठीक है, प्योरिटी वीडियो आज भी देख सकते हैं आप लोग, तो उसमें आपको नजर आ जाएगा। इसका मतलब आपको यूरेनियम का चार्ज एक्चुअली मिल गया ये, क्योंकि अगर ये ठीक है तो फिर ये भी ठीक है ना। अगर यूरेनियम का आपको चार्ज मिल गया है 4 इसकी वैलेंसी, और क्लोरीन की वैलेंसी आपको पता है ग्रुप 7 का तो 1, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फार्मूला बन जाएगा UCl4। द आंसर इज क्लोरीन एटम एंड क्लोराइड आयन के बारे में क्या बात सच है? तो ये क्लोरीन का एटम हो गया और ये क्लोराइड आयन हो गया। इसमें आपको पता है कि इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, इसने गेन कर लिया किसी ने, जबकि इसके पास 7 है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इलेक्ट्रॉन्स की वजह होती है आउटर, तो दोनों की इलेक्ट्रॉन जब सेम नहीं तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होंगी। दे आर आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, नो, ऐसा भी नहीं है। तो अगर ऐसा होता तो उसके मास नंबर डिफरेंट होते। दे हैव अ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, दिस इज ट्रू। जब एटम से आयन बनता है, एटम से जब आयन बनता है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज। और आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होते हैं, और प्रोटॉन नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। दे हैव अ सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, नो, फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो गैस की फॉर्म में, आयन जो है ये लाजमी सी बात है किसी आयनिक फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज लाजमी सी बात है डिफरेंट हो रही है। विच 3 पार्टिकल्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? तो अगर आपको ये चेक करना है, इसका ये 17 होता है एटॉमिक नंबर, ये 35 होता है, और ये 127 होता, सॉरी 53 होता है, 53। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, 18 हो गए इसमें, इसमें हो गए 36, छोड़ दें इसको। एटॉमिक नंबर 9 होता है, 10 होता है और 11 होता है। इसने एक गेन कर लिया, इस वाले ने एक गेन कर लिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। इसने ना गेन किया ना लूज किया, इसके पास भी 10। इसने एक लूज कर दिया, इसके पास भी 10 हो गए। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, कभी भी आपके पास बोले कि, तो इसका मतलब होगा कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स होंगे 9 10 11, इस तरीके से 8 9 10 11 12, इस तरीके से 13, तो कंसेक्यूटिव होंगे, उनमें आएगा आपके पास। ठीक है, तो भी इसका आंसर बन गया। इसके बाद जो है about number of particle in atom is correct. Apart from hydrogen, most of the atoms contain uh, more neutron than proton. This is the correct answer. तो आप किसी भी एलिमेंट को उठा के देखें, शुरू शुरू में आपको जो नजर आएगा ये तो ऐसा है, इसको छोड़ दें। आप इसके बाद हीलियम पे आ जाएं, 2 4 होता है। आप इसके बाद ऑक्सीजन पे चले जाएं तो 8 16 होता है। आप इसके बाद जो है मूव कर जाएं थोड़ा सा और आगे, तो आर्गन आगे आपके पास 18 40 होता है। अगर आप इस तरीके से और आगे बढ़ते हैं, तो जैसे आयरन पे चले गए तो आपके पास 26 एंड 56 होता है। तो नॉर्मली प्रोटॉन जो है वो कम होते हैं, न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि न्यूट्रॉन का नंबर कम हो जाए। उसकी वजह क्या होती है? रिपल्जन। देखिए न्यूट्रॉन का फंक्शन क्या है कि रिपल्जन को मिनिमाइज करना। अगर 2 प्रोटॉन है ना, इसको कम से कम रिपल्जन मिनिमाइज करने के लिए कम से कम 2 न्यूट्रॉन चाहिए। ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, कम नहीं होने चाहिए। तो ये बात भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बताई थी पूरी डिटेल में, कि ऐसा नहीं होता कि कभी भी न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो कम हो जाए प्रोटॉन से।
अब इसमें क्यों नहीं चाहिए, इसमें एक्चुअली एक ही प्रोटॉन है, जब प्रोटॉन एक है रिपल्जन ही नहीं है उसमें, इसलिए आपको न्यूट्रॉन की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो नॉर्मली आपके पास जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने न्यूट्रॉन होते हैं, या तो बराबर होंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी देखें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बराबर है, लेकिन जैसे यहाँ पे फाइंड करेंगे तो 30 न्यूट्रॉन है एंड 26, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाएगा। तो आप ट्यूटोरियल में तो जरा दोबारा भी गौर कर सकते हैं, या एटॉमिक की वीडियो देख लें तो आपको समझ आ जाएगा। न्यूट्रॉन नंबर या तो बराबर होंगे या ज्यादा होंगे, कभी कम नहीं आ सकते सिवाय हाइड्रोजन के। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद ये रेट का क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ गैस वर्सेस टाइम जो है, ये अगर आपको प्रैक्टिकल करना हो तो हमने आपको दो सेटअप बताए थे। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट करने के लिए आपको गैस सिरिंज चाहिए एंड स्टॉप वॉच चाहिए टाइम को नोट करने के लिए। तो ये एक्सपेरिमेंट था, आपके पास ये सेटअप चाहिए आपको। इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में उसने मैंगनीज ऑक्साइड ऐड कर दिया जो कि कैटलिस्ट है। ठीक है जी, तो कैटलिस्ट जो है आपको पता है कि यूज तो होता है लेकिन यूज्ड अप नहीं होता। वो कह रहा है कि हाउ द मास ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड, मतलब ही इज आस्किंग अबाउट द कैटलिस्ट मास। कैटलिस्ट मास शुरू से आखिर तक सेम रहेगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मास का चेंज नहीं होता कैटलिस्ट का। ये क्वेश्चन जो है, जैसे आपको बताया था कि प्योरिटी का क्राइटेरिया हमारे पास होता है, वो ना कभी बोले कि विच स्टेटमेंट शोज कि कंपाउंड इज प्योर या इम्प्योर, तो आपके पास प्योरिटी का एक ही क्राइटेरिया कि इट हैज अ फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप इस तरफ जाके वो देखना होता है। एक क्वेश्चन आपके पास ये भी ऐसा है जिसमें आपको सेकंड्स में टिक करना होता है, आपको कंफर्म हो जाता है। ये है कि आयनिक एंड कोवेलेंट दोनों प्रेजेंट हो, तो इसका आंसर हमेशा होगा अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम का कोई सॉल्ट होगा इसका आंसर कंफर्म। जब भी आपसे कहे कि ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें आयनिक और कोवेलेंट दोनों बॉन्डिंग हो। ऐसा क्यों है, आप दिखा रहे हैं आपको अमोनियम में, ये देखें इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ये अमोनियम आयन है, तो ये बॉन्ड जो है कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट, ये भी कोवेलेंट। अब ये पूरा अमोनियम का जो एक आयन है, इसके साथ दूसरा जो है वो क्लोराइड लिखा है उसने, क्लोराइड जो है ये हो गया आपके पास। इन दोनों पे चार्जेस भी हैं, तो यहां से अगर देखें दे हैव अ आयनिक बॉन्ड। और अगर इसकी बात करें तो आपको ये कोवेलेंट नजर आ रहा है। तो अभी तो आपको समझा दिया, आइंदा के लिए कभी भी आयनिक एंड कोवेलेंट जब भी बोलेगा तो अमोनियम सॉल्ट जो है उसका आंसर होगा। ये कॉन्टेक्ट प्रोसेस से क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि विच स्टेज में कैटलिस्ट यूज होता है। तो कैटलिस्ट आपको बताया था कि चार रिएक्शन में से जो सेकंड रिएक्शन होता है उसी में यूज होता है। पहला रिएक्शन इसका था कि S+O2 गिव्स यू SO2, ये नॉर्मल रिएक्शन था। सेकंड रिएक्शन में हमने किया था कि SO2 को O2 से जब रिएक्शन करवाया था, ये रिएक्शन हो नहीं रहा था, तो हो नहीं रहा था, हमने रिवर्सिबल से रिप्रेजेंट किया था इसको। सारी की सारी कंडीशन आपसे कहा था कि इसी जगह पे आएंगी। तो इसमें आपको पता है कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट यूज होता है, 1 to 2 atm प्रेशर होता है, और 350 to 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज होता है। तो उसने बोला कि कैटलिस्ट, तो जब सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है उस वक्त कैटलिस्ट यूज होता है, स्टेज बी। एलिमेंट आर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म गैस टी। अच्छी बात हो गई जी। टी चेंज द कलर ऑफ ब्लू टू रेड, इसका मतलब एसिडिक गैस है। एसिडिक गैस किस चीज से बनती है, नॉन मेटल से, नॉन मेटल से। अच्छा, यूज टू किल बैक्टीरिया, अच्छी बात हो गई, एंड प्रिजर्वेटिव इन ड्राइड। टी जो है असल में ऑक्सीजन ऑक्साइड है ये। ठीक है, टी जो गैस है वो एलिमेंट आपका कोई भी था, एक्स एलिमेंट था, उसका ऑक्साइड है, उसकी बात हो रही है। तो फूड प्रिजर्वेटिव में तो एक ही चीज यूज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। सो द आंसर विल बी सल्फर। मतलब सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया, SO2 बनी। SO2 देखें तो आप एसिडिक गैस भी है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये वाली बात भी सही हो जाएगी। बैक्टीरिया किल कर रही है, और जो है ड्राई इसमें प्रिजर्वेटिव एज अ फूड प्रिजर्वेटिव भी यूज होती है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में क्या सही होता है इसमें, सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, गलत। सल्फर ट्राइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, ये भी गलत था, बताया था मिस्ट बन जाती, सही तरीके से डिसॉल्व नहीं होती। सल्फर ट्राइऑक्साइड डिसॉल्व इन डाइल्यूट, नहीं भाई, कॉन्सनट्रेटेड में, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व की जाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, आपके पास जो तीसरा रिएक्शन था इसका, अभी आपको बताया था, इसमें जो तीसरा रिएक्शन होता है हमारे पास, उसमें हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं, और उससे आपको बताया था कि ओलियम बन जाता है। ओलियम का फार्मूला मैंने क्या कहा था कि मिला के लिख दो,
HSNO, H 2 हो गया, S2 हो गया और O7 हो गया। इसके ऊपर हमारे पास आंसर बन जाएगा ये। हेबर प्रोसेस में सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? क्रैकिंग ऑफ ऑयल। खत्म। इस तरीके से आपके पास 36 रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन बना हुआ है। तो ये कह रहा है कि ये डार्क ब्राउन होती है और ये कलरलेस गैस होती है। अब उसने क्या किया, उसने कहा मोर ऑक्सीजन इज फोर्स्ड। आप इसमें ऑक्सीजन जो है उसकी अमाउंट बढ़ा दी है। अगर ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ा देंगे तो रिएक्शन पीछे जाएगा फिर, क्योंकि आपने प्रोडक्ट ज्यादा कर दिया। तो इसका मतलब कि आपके पास ज्यादा बन जाएगी NO2। अब इसमें जो NO2 थी जिसकी वजह से उसका कोई पर्टिकुलर ब्राउन कलर था, अब इन दोनों की रिएक्शन करने से भी ये तो और बनाएंगे NO2, तो जिसकी वजह से कलर उसका जो है वो डार्कर ब्राउन हो जाएगा। पहले डार्क था, अगर पहले अगर डार्क ब्राउन था इसका, अब जो है वो डार्कर ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन पीछे की तरफ मूव कर रहा है। और अगर आगे की तरफ मूव करता तो फिर पेलर ब्राउन हो जाता। नाइट्रेट फर्टिलाइजर यूज फार्मलैंड पोल्यूशन। व्हाई डू नाइट्रेट पोल्यूट रिवर? क्यों करते हैं? नाइट्रेट्स आर सॉल्ट, तो ये तो जरूरी नहीं है। इस तरीके से तो बहुत सारे सॉल्ट है, नमक भी तो पानी में डाल देंगे पोल्यूट तो नहीं कर रहा। इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉल्ट आप उसमें हो सकते हैं। ठीक है जी। नाइट्रेट्स आर वेरी सॉल्युबल इन वाटर, दिस कैन बी आंसर, क्योंकि रिवर को पोल्यूट करने के लिए सॉल्युबल होना जरूरी है। नाइट्रेट कंटेन ऑक्सीजन, तो ये जरूरी नहीं है पोल्यूशन में ऑक्सीजन होना। नाइट्रेट आयंस आर नेगेटिवली चार्ज, तो बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। फर्टिलाइजर आर हाईली सॉल्युबल, इसलिए जो है वो लीच्ड आउट फ्रॉम द सॉइल एंड कॉज टू एक्यूमुलेट इन स्टैग्नेंट वाटर जो है। ये भी रिवर्सिबल से रिलेटेड है। व्हिच फैक्टर इंक्रीजेस बोथ स्पीड ऑफ रिएक्शन रेट? मतलब आपको कोलिजन पढ़ानी है एंड अमाउंट ऑफ अमोनिया, इसका मतलब आपको शील्ड बनानी है। मतलब ली चैटलियर को भी फॉलो कर रहा हो, ली चैटलियर को भी फॉलो करे और स्पीड भी बढ़ा दे। तो एडिंग कैटलिस्ट से आपकी स्पीड तो बढ़ जाएगी, लेकिन कैटलिस्ट से रिवर्सिबल में कोई खास फर्क नहीं पड़ता यील्ड पे। डिक्रीजिंग टेम्परेचर से कभी रेट नहीं बढ़ सकता। उसने कहा कि इंक्रीज करना है, ऐसा नहीं हो सकता कि रेट बढ़ जाए। इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर ज्यादा करने से रेट बढ़ जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स करीब आ जाते हैं और ली चैटलियर के हिसाब से रिएक्शन आगे जाएगा। क्योंकि इस तरफ अगर आप देखें तो 4 मोल्स हैं, उस तरफ देखें तो 2 मोल्स हैं, तो प्रेशर ज्यादा करने से आगे जाएगा। इसलिए तो यहाँ पर हम प्रेशर यूज किया करते थे इसमें 200 ATM। तो इंक्रीजिंग प्रेशर से आपका कोलिजन भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपके पास पहले पार्टिकल्स दूर दूर थे, जब आप प्रेशर बढ़ा देंगे तो पार्टिकल्स करीब करीब आ जाएंगे, तो यहाँ पे कोलिजन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे करीब करीब आने से, और फिर जो है कम मोल्स की तरफ जाता है, तो उसी वजह से। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मीन क्या होता है? इसका मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आर इक्वल, जीरो नहीं होते। इसके बाद डायनेमिक विच चेंज इन द मिक्सचर विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ क्लोरीन। आप इसको मार्क कर लें, आपको अमाउंट ऑफ क्लोरीन ज्यादा करनी है। इसका मतलब रिएक्शन को आगे जाना चाहिए, और रिएक्शन को और से देखते हैं आपको। कैटलिस्ट ऐड करने से रिएक्शन आगे नहीं जाता। HCl की अमाउंट अगर ज्यादा कर दें, तो ये सेकंड ऑप्शन जो है सही लग रहा है। इसकी अमाउंट रिएक्टेंट की ज्यादा करेंगे तो रिएक्शन आगे जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। डिक्रीजिंग प्रेशर से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि प्रेशर कम करने से ज्यादा मोल की तरफ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे 5 मोल्स हैं, यहाँ पर आपके पास 4 मोल्स हैं, तो उल्टा जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग प्रेशर से कम मोल की तरफ जाता है, तो प्रेशर कम करने से ज्यादा मोल्स की तरफ जाएगा। ये बात गलत होगी। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये नेगेटिव है, इसको तो टेम्परेचर चाहिए नहीं, तो अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन इससे भी पीछे जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ये इस क्वेश्चन का आंसर कि ड्यूरिंग विच टाइम इंटरवल द रेट इज फास्टेस्ट। तो आपको बताया था कि स्टार्ट में रेट फास्टेस्ट होता है, और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि स्टार्ट में रिएक्टेंट पार्टिकल्स की कॉन्सोलेशन ज्यादा होती है, इफेक्टिव फ्यूजन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से रेट ज्यादा होगा। तो ये आपके पास टेस्ट था सेकंड, थर्ड सॉरी। तो उसको देखते जाए साथ साथ, जिन जिन चैप्टर में मसला है तो उसका जो है उसको रिवाइज करने के लिए आपके पास टाइम है, तो ये काम उसको जो है फॉलो करने की कोशिश करें। स्टडी प्लान पे इंशाल्लाह फिर हम एट द एंड ऑफ मार्च बहुत अच्छी अच्छी जगह पे होंगे। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।